हाँ, पर ये बिल्कुल सच है कि ओलंपिक में जो दबाव होता है, जो ओलंपिक बुखार जिसको बोलते हैं, ओलंपिक फीवर जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल अलग होता है। इसमें नींद तक आनी कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा योगदान मेरा मानना है कि भाई चंदगी मास्टर चंदगी राम जी का लड़कियों को, हाँ नहीं, वो लड़कियों को लेके आए कुश्ती में। वो उनके उनसे अलग भी लड़कियों को लेके आए। हमारे भी मन था कि भाई मैं डीएसपी लगना है, पर जब डीएसपी लगे तो उसमें देखा उसमें कुछ नहीं मिला मैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे 2012 ब्रॉन्ज मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त जी से। जैसा कि आपको पता है कि 117 का एथलीट्स का दल जो है पेरिस ओलंपिक्स पहुंच चुका है और इस बार हम ऐसा मान कर चल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेडल जो है इस बार देश को मिलेंगे और उसमें 2 दर्जन के करीब जो है जो एथलीट्स हैं वो हरियाणा से हैं। और खेलों की बातचीत हो और ओलंपियन हमारे साथ हो तो बहुत सारे सवाल है। शुरू करते हैं इंटरव्यू। योगेश्वर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अच्छा क्योंकि भाई ये बताओ कि आप वैसे तो पूरे देश मेडल लेके आए, तो पूरे देश के ऊपर, हम हरियाणा के हैं तो हम तो आपको तो बिल्कुल ये मानते हैं कि भाई आप हरियाणा की, आपके प्रति जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, अपनापन ज़्यादा है। इसीलिए आप ये बताइए कि इस बार जो कुश्ती के लिए जो हमारे एथलीट गए हैं, पहलवान गए हैं, क्या लग रहा है? देखिए, इस बार हमारे 6 पहलवानों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें एक पुरुष पहलवानों में एक अमन सहरावत ने क्वालिफाई किया है, 5 लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। लड़कियों के लिए की बात करोगे तो बड़ा अच्छा, क्वालिफाई की दृष्टि देखोगे तो बड़ा अच्छा है। पहली बार 5 लड़कियों ने क्वालिफाई किया है। लड़कों में बस एक पहलवान ने क्वालिफाई किया है, जो हमारे भारतीय कुश्ती के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, एक बुरा है ये कुश्ती, भारतीय कुश्ती के लिए, लड़कों के लिए, क्योंकि बस एक ही पहलवान ने क्वालिफाई किया। खाली रह गए। हाँ, बाकी खाली रहे हैं। और लगातार 4 ओलंपिक में हमने मेडल जीते हैं, 2008 में, 12 में, 16 में और टोक्यो 2020 टोक्यो ओलंपिक में। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि ये जो लगातार मेडलों का सिलसिला हमारे पहलवानों ने जारी रखा है वो इस बार भी जारी रखें। हमें उम्मीद है कि लड़कों में तो एक अमन है, तो एक ही उम्मीद है हमारे पास, इकलौती उम्मीद अमन है कि वो देश के लिए मेडल जीत के जाए। लड़कियों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 1 या 2 मेडल लड़कियों में भी हम जीत सकते हैं। पर और आप देखोगे तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेडल हॉकी से हमें मिले हैं। उसके बाद कुश्ती ने मेडल जीते हैं, 7 मेडल अभी तक भारतीय पहलवानों ने ओलंपिक में जीते हैं। इंडिविजुअल की अगर आप बात करोगे तो कुश्ती में सबसे ज़्यादा मेडल कुश्ती से हिंदुस्तान को मिले हैं, 7 मेडल। तो मैं चाहता हूं कि इस बार भी हमारे पहलवान मेडल जीत गए हैं। क्योंकि इस बार भाई 2012 में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता देश के लिए लंदन ओलंपिक्स में। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि ओलंपिक के लिए कोटा हासिल करना, वहाँ जाना अपने आप एक बड़ी बात होती है, लेकिन क्या प्रेशर होता है? देखिए, ओलंपिक का जो प्रेशर होता है वो सबसे अलग होता है। मैं 4 ओलंपिक मैंने खेले हैं, 2004 का, 2008 का, 2012 का, 2016 का। हर ओलंपिक में मेरा अलग अनुभव रहा है और अलग तरीके का प्रेशर मेरे ऊपर रहा है। जब मैंने पहले ओलंपिक खेला वो उस टाइम पे अलग प्रेशर था, दूसरे में अलग था, तीसरे में अलग था, चौथे में अलग था, और सब हर टूर्नामेंट से अलग ओलंपिक का ये जो दबाव होता है ये बहुत मुश्किल समय होता है खिलाड़ी के लिए। और खिलाड़ी क्योंकि उनको एक आदत हो जाती है कंपटीशन खेलने की और प्रेशर झेलने की, तो इससे भी निकल के अच्छा प्रदर्शन करते हैं। हाँ, पर यह बिल्कुल सच है कि ओलंपिक में जो दबाव होता है, जो ओलंपिक बुखार जिसको बोलते हैं, ओलंपिक फीवर जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल अलग होता है। इसमें नींद तक आनी कम हो जाती है कंपटीशन से पहले। ये खुद हमने भी फील किया है उसको, कि मैं सुशील तो लगातार 3 ओलंपिक हमने दोनों खेले हैं, तो मैं खुद फील किया कि रात को 2-3 मतलब 3 घंटे 4 घंटे की नींद। हाँ, पुरुष टाइम में एक चीज़ थी कि हमें थकान नहीं होती थी, पर नींद भी कम हो जाती है खिलाड़ियों के। यही कहूँगा कि प्रेशर, चिंता बिल्कुल ना करे, चिंतन करना जरूरी है। चिंतन जरूर करना चाहिए कि हमारी किसके साथ कुश्ती है, किसके साथ अगला मैच है, वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमारे जो विरोधी हैं उनका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, और जब मैच के ऊपर जाएं तो दबाव बिल्कुल ना लें। किशोर भाई, एक दौर था कि जब आपने मेडल जीता, फिर साक्षी ने जीता, रवि दहिया ने जीता, बजरंग ने जीता, मतलब कुश्ती का एक तरह सुशील तो ऑब्वियसली 2 टाइम मेडलिस्ट, उनको कैसे भूल सकते हैं हम। एक दौर था कि कुश्ती का जो फ्यूचर था बड़ा सुनहरा दिख रहा था। फिर बीच में एक एपिसोड हुआ पहलवानों का, महिला पहलवानों का, जो ना दिल्ली में धरना चला, लंबा समय तक चला। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो सबको पता है।
लेकिन कुश्ती को, जो कुश्ती खेल है जिसके लिए आप सभी की पहचान है, उसको कितना नुकसान हो आप मानते हैं? देखिए, कुश्ती के ऊपर ये जो आरोप लगा, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान ये हर खेल को नुकसान हुआ है वैसे उस प्रकरण से, पर कुश्ती को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मेरा मानना है कि उसका खामियाजा अभी हमें, आपने लड़कों में देखा होगा कि कहाँ तो हमारे 4-4, 5-5 पहलवान, 3-4 पहलवान क्वालिफाई करते, इस बार एक ही कर पाया है। और उसका नुकसान हर जगह होता है। अखाड़ों में लड़कियों के सबसे ज़्यादा नुकसान जो लड़कियाँ अखाड़ों में आना कम हुई हैं। जो आरोप लगाए थे वो कोर्ट में है, उसका फैसला भी जो न्यायालय फैसला करेगी वो अभी समय लग, क्या कितना समय लगता है उसका नहीं पता, वो चीज़ें दूसरी हैं। पर इस चीज़ से कुश्ती को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लड़कियों जो पेरेंट्स हैं उनके मन में भी एक शंका हुई, कोच के प्रति भी हुई। बच्चे अखाड़े में जाती हैं, वहाँ पे जो उनका देखते हैं, सबके ऊपर ही हुई। तो मेरा मानना है कि कुश्ती को बहुत ज़्यादा नुकसान इस चीज़ से हुआ है। पर फिर भी हमारे पहलवानों ने पिछले उस दौरान भी बेहतर प्रदर्शन किया है, और इस बार भी उस प्रदर्शन को, पिछले प्रदर्शन को दोहराएंगे, ओलंपिक मेडल जीत के आएंगे। और इस चीज़ को ये जो कुश्ती का बुरा समय था उसको धोने की कोशिश करेंगे। जी, तो आपको क्या लगता है कि आने वाला समय जो होगा कुश्ती का बुरा समय, बुरा इसलिए क्योंकि हम पुरुष वर्ग में सिर्फ एक ही कोटा हासिल कर सके, जबकि कुश्ती एक ऐसा गेम है, जैसा आपने कहा हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा देश को मेडल दिलाने वाला खेल है। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या कुछ ऐसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि जिससे कुश्ती दोबारा से ऊंचे पायदान पे आ जाए? देखिए, बिल्कुल। और सभी चाहते हैं अपने गेम को आगे बढ़ाना, और मैं कुश्ती की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। कुश्ती की वजह से मेरे को सब कुछ मिला। तो मैं चाहता हूँ कि कुश्ती इस देश का नंबर 1 खेल बने, सब इसको खेले, सब इसको देखे, सब इसको पसंद करे। और कुश्ती की जहाँ भी बात करें, अच्छे के लिए बात करें, कोई नेगेटिव चीज़ें कुश्ती से ना निकल के आए। क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो कुश्ती में बहुत सी चीज़ें गलत हुई हैं, अलग अलग। अगर आप उसमें देखोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, जो काफ़ी दुखदायक होता है। लोग जब आपको किसी खेल के बारे में उल्टी सीधी बात के लिए आपसे बात करते हैं तो दुख होता है। अच्छी चीज़ के लिए भी, ओलंपिक के लिए आप बात करते हो तो अच्छा लगता है। तो उसी चीज़ को आप दूसरी चीज़ों देखोगे, वो चीज़ें बताने में, वो चीज़ें बात करने में हमें भी दुख होता है। तो कुश्ती की अगर बात करें तो हरियाणा और कुश्ती तो एक तरह से दोनों पर्यायवाची है। आपकी अपनी समझ में कुश्ती की शुरुआत हरियाणा में अगर सही कंट्रीब्यूशन, तो कौन कौन से ऐसे लेजेंड्स हैं कि भाई शुरुआत उन्होंने की, बेशक आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको ऐसे समय पर याद करना ज़रूरी है? देखिए, कुश्ती हमारा हरियाणा का मिट्टी का खेल है। गांव देहात के भी अलग अलग पहलवान हुए हैं। पहले तो क्योंकि गांव में पहलवान होते थे, फिर नज़दीक के होते थे, जिले लेवल पे होते थे। पहले इतना ये विदेश में जाना, ओलंपिक, इनका गाँव वाले को पता भी नहीं था। जैसे मेरे गाँव में बलराज पहलवान थे, उनका नाम सुन के मेरे अंदर ये था कि मेरे को बड़ा पहलवान बनना है। उनकी कुश्ती लड़ने के दौरान ही उनका देहांत हुआ था। जो है मात्र 26-27 वर्ष के वो थे जब उनका स्वर्गवास हुआ, अखाड़े के अंदर ही। तो सबके अलग अलग आदर्श होते हैं, आइडियल होते हैं कि भाई हम किसको देख के क्या बनते हैं। तो मेरे गांव में उनको काफ़ी चर्चा होती थी उन पहलवान की। उससे अलग हरियाणा में बहुत से पहलवान ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने गाँव का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। और हरियाणा का कुछ लेजेंड्स नाम होते हैं, जैसे अगर आप अकेले हरियाणा की बात होगी तो चंदगीराम जी हुए हैं, एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट थे। उदयचंद जी पहलवान हुए हैं, जो मिट्टी के बहुत अच्छे पहलवान हैं। मैट भी बहुत अच्छे, उनको जहाँ तक, क्योंकि उनकी कुश्ती कभी हमने देखी नहीं, पर लोगों के अगर बारे में बात करते हैं तो वो बताते हैं कि वो मैट के बारे में, कुश्ती के बहुत ज़्यादा जानकार, सबसे ज़्यादा जानकार वो थे, वर्ल्ड के मेडलिस्ट थे। और एक कुश्ती लड़ना और कुश्ती सिखाना, उनके कोचिंग की पावर उनके अंदर बड़ी अच्छी बताई है। ऐसे चंद्र पहलवान हुए हैं हमारे, अगर वो वैसे तो दिल्ली देहात के सतवा पहलवान जी। अच्छा जी, हाँ वैसे तो हाँ सतवा पहलवान जी, ज्ञान पहलवान हुए हैं। और लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों में शुरुआत, जैसे आजकल की पीढ़ी तो वो दंगल फिल्म देख के फोगाट, उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आप, क्योंकि आप तो इस गेम में ही पले बड़े हुए हो, तो आपके हिसाब से लड़कियों की कुश्ती में? देखिए, कुश्ती ये काफ़ी हरियाणा जब पहली बार नेशनल हुआ तो शायद 94-95 में नेशनल हुआ होगा, शायद मेरे को पक्का याद नहीं है। पहला नेशनल जब लड़कियों का हुआ था तो 95 में शायद हुआ था।
और इसमें लड़की कुश्ती को उठाने में मेरा मानना है कि मास्टर चंदगीराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी बेटी थी सोनिया कालीरमन, जो बात की रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा अच्छा किया है। और उस टाइम पे जब लड़कियां खेल अखाड़े में जाते हुए भी शर्माती थी, वो मैच पे कास्ट्यूम पहन के वो कुश्ती लड़ती थी, तो एक अजीब सी झिझक लड़की है। और जब कास्ट्यूम हम पहन के मैच पे जाएंगे, देखो मैं तो पहलवान हूँ, मैं तो लंगोटी जाएंगे दंगल में उतर जाऊंगा, पर आप नहीं उतर सकते जी जी जी, आपका, क्योंकि आप ये हो जाएंगे। हाँ, और उस टाइम पे ऐसी तरीके के माहौल में ऐसे उसमें जहाँ पे सोच भी नहीं सकते कि लड़कियां भी कभी कुश्ती करेंगी। आज से 30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भाई लड़कियां भी कुश्ती करेंगी, पर लड़कियां कुश्ती करती हैं, मेडल भी जीतती हैं। तो सबसे ज़्यादा योगदान मेरा मानना है कि भाई मास्टर चंदगीराम जी का लड़कियों को, हाँ नहीं, वो लड़कियों को लेके आए कुश्ती में। वो उनके उनसे अलग भी लड़कियों को लेके आए। एक और दिल्ली से ही थी, वो लड़कियाँ थी, उनका शायद आर्या थी। वो जब स्टार्टिंग हुई तो उन्होंने बहुत, जब वो कुश्ती लड़ती थी, जहाँ पे लोग मजाक बनाते थे स्टार्टिंग में उन चीज़ों का, तो लड़कियों की कुश्ती में जहाँ तक मेरा मानना है तो मास्टर चंदगीराम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा, इस बार ओलंपिक की बात करें तो विनेश फोगाट ने भी, रितिका हुड्डा ने भी जो है कोटा हासिल किया है। तो रितिका फोगाट का एक ऐसी वेट कैटेगरी है जो शायद पहली बार रितिका हुड्डा, तो इसको आप देखते हैं कि इंडिया का मेडल यहाँ देखिए, रितिका हुड्डा शायद 20-21 साल की मुश्किल होगी। हाँ, नई लड़की है और हाँ हैवी वेट में उसने क्वालिफाई किया है। और जूनियर लेवल तक तो अच्छा अनुभव है। वर्ल्ड 23 की वर्ल्ड चैंपियन भी है और बहुत ज़्यादा मेहनती भी है। क्योंकि कभी कभी अगर पहले, अब तो काफ़ी समय हो गया, छोटा स्टेडियम में जाते थे तो उसके साथ में उसकी माता जी भी आती हैं, तो पूरे परिवार का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनके, हाँ योगदान उनका बहुत ज़्यादा है। और वो नई लड़की है, तो और नई के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि वो इतना प्रेशर नहीं लेता, एक्सपेक्टेशन कम होती है उसके ऊपर। हाँ, वो अपना खुल के खेलता है। और इस उम्र में इतना पता भी नहीं होता कि भाई कितना लोग कितना देखते हैं। अब तो सोशल मीडिया ज़माना ज़्यादा है तो अलग बात है, नहीं तो स्टार्टिंग है उसमें ये कुछ ऐसा चमत्कार कर सकती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सब लड़कियाँ उसके 19-20 होंगी, क्योंकि जो अंडर 23 का वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है, अंडर 23 का जो वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है, तो सीन में भी वही बच्चे मिलेंगे। तो मेडल मेरा मानना है कि वो अगर अच्छे से बिना दबाव लिए अपना जो नेचुरल उसका कुश्ती है, अगर वो लड़ेगी तो मेडल के उसके साथ साथ में एक्सपीरियंस प्लेयर विनेश फोगाट है, पुरानी प्लेयर है, मेडलिस्ट भी है। तो आपको लगता है कि इस बार वो भी एक बड़े क्राइसिस से गुजरी हैं? पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बावजूद कोटा हासिल करना और खेल में जाना, तो एक बात तो समझ में आती है कि भाई दम तो है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। एकदम से किसी रेसलर को आप अलग से उसमें चले जाओ तो बड़ा दिक्कत होती है। तो लगता है कि इस बार विनेश भी कुछ कमाल कर सकते हैं। अनुभव हमेशा काम आता है, वो आप हो हम हो, उसके साथ साथ फिटनेस बड़े मायने रखती है। अब जैसे मैं कौन अनुभव तो है, तो मेरी फिटनेस क्या है। और 5 लड़कियों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें नए लड़कियां भी हैं, पुरानी भी हैं। तो अनुभव के साथ साथ फिटनेस और विपक्षी पहलवान किस तरीके से कुश्ती लड़ता है क्या है, और ड्रॉ के ऊपर जो ड्रॉ निकलेगा उसके ऊपर बहुत कई फैक्टर्स होते हैं। हाँ, क्योंकि इस बार सीडिंग दी गई है हमारे, शायद अंतिम को मिली है, और अमन को 2 को मिली है। तो ड्रॉ के ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। उसके अलग अंशु मलिक है, निशा दैया है, अंतिम वर्ल्ड की मेडलिस्ट है, और सबसे ज़्यादा जो भारतीय दल में उम्मीदें हैं, तो वो अंतिम की, अगर आप जैसे पत्रकार बंधु बात करते तो अंतिम की और अंशु की ज़्यादा बात करते हैं। और मेरे को लगता है कि हमारे जो छह को भी क्वालिफाई करके सभी गए हैं, कोई वैसे किसी ने थाली में रख के तो दिया नहीं, खैरात में तो मिली नहीं, अपने दम पे क्वालिफाई किया है। और वो दिन होता है ओलंपिक में, वो दिन इन्होंने अपने आप खुद बनाना है, उस दिन को अपना कौन बनाता है। जी अच्छा पहलवान जी, एक तो मेरे वैसे अपने सवाल होते हैं कि कहते हैं कि जैसे गाँव में, क्योंकि हम भी यहीं के हैं, तो हमारे कहते हैं कि पहलवान जो ना शादी के बाद उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, पहलवानी छूट जाती है। ऐसा कुछ फर्क पड़ता है ओलंपिक जैसे गेम में अगर एक मैरिड और एक अनमैरिड? देखिए, शादी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी मेहनत करते हो। अगर आप हमारे देखोगे तो हम तो सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ही हैं। विदेशी पहलवान शादी के बाद ओलंपिक चैंपियन बनते हैं, वो हमारे दिमाग के ऊपर, मेहनत के ऊपर बात है। तो पर हिंदुस्तान में एक चीज़ ऐसा माहौल बना दिया गया कि भाई अगर शादी होगी तो आप
कुश्ती नहीं कर सकते, खेल नहीं कर सकते। वो ताकत नहीं रहती कुछ लोगों का दिमाग में, ये भी नहीं है। नहीं नहीं, ताकत होती है मन में। और ऐसा वे बिना ये मेरा जहाँ तक मानना है खाम की बात है कि भाई शादी के बाद ताकत खत्म हो जाती है, ये हो जाती है। ये भी आधी से ज़्यादा दुनिया शादीशुदा है, कौन घुटनों में बल चल रहा है। नहीं ठीक बात तो है। ये तो इस चीज़ का मतलब इसको नेगेटिव बिल्कुल ना ले। हाँ, ब्रह्मचारी रहना अलग चीज़ है। हाँ अगर आपकी शादी होती है तो उसके बाद आप अगर आपके अपने अंदर नेगेटिव चीज़ें लेके आओगे तो वो बहुत ज़्यादा गलत बात है। ठीक बात है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, आप जब तक ब्रह्मचारी हो, आप कोई भी खेल करते हो या ना करते हो, तब तक आपके अंदर एक दूसरे तरीके की ऊर्जा होनी चाहिए। शादी के बाद आपके अंदर दूसरे तरीके की ऊर्जा होनी चाहिए। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं या हमारे ग्रंथों में जो चीज़ें हैं, तो उसमें ये चीज़ें कहीं भी नहीं लिखी कि भाई शादी के बाद इंसान को कुछ नहीं करना चाहिए। अगर शादी के बाद इंसान को खेल छोड़ देना चाहिए तो शादी के बाद आदमी को नौकरी भी नहीं करनी चाहिए, खेती बाड़ी भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके का प्रचार ऐसा हमारे देश में किया गया है जो मतलब बिल्कुल गलत है। शायद वो ब्रह्मचार्य से उनका मतलब होगा, लेकिन आम लोग शायद उसको समझ नहीं पा रहे। हाँ बिल्कुल, देखिए ब्रह्मचारी का जीवन अलग जीवन है, जैसे साधु सन्यासी का जीवन अलग जीवन है। और हमारे यहाँ भी तो जो गृह जीवन में तो एक बहुत बड़ा तपस्या बताया जाता है कि भाई गृह जीवन में बड़ी तपस्या है। ये ऋषि मुनि से भी और उसको ऋषि मुनि जो हमारे साधु संत वही बोलते हैं कि गृह जीवन में ऋषि मुनि से भी बड़ा तप है, उनकी तपस्या भी बड़ा तप है। तो बस यही है कि जो शादीशुदा हैं वो अपने ऊपर प्रेशर ना लें कि भाई मेरी शादी हो चुकी है, अपना 100% देने की कोशिश करें। और जिनकी शादी नहीं हुई तो वो ये सोचेंगे भाई मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरे को बस देश के लिए मेडल जीतना है। जी अच्छा पहलवान जी, जहाँ तक खेलों के प्रमोशन की बात करें, मुझे याद है पिछले सरकार में जब कांग्रेसी सरकार थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो वो डीएसपी बनाते थे। तो आपको लगता है जो डीएसपी वाला जो एक वो दिखाया जाता, लालच आप मान लीजिए उसको या एक मोटिवेशन मान लीजिए, तो वो फायदे में रहता है या नुकसान में रहता है? क्योंकि अब शायद बंद कर रखा है वो। देखिए खिलाड़ी है जो वो देश के लिए मेडल के लिए खेलता है, जो नौकरी सबके लिए ज़रूरी है। जो स्टेट लेवल का है तो उस तरीके से की नौकरी जाएगा, जो नेशनल लेवल का है वो उस तरीके की चाहते हैं मेरे को इस तरीके की जॉब मिले, जो इंटरनेशनल स्तर का है तो उस तरीके की जॉब मिले। पर हरियाणा सरकार का जो खेल नीति है, जो पैसे देते हैं, ओलंपिक गोल्ड को 6 करोड़ है, एशियन गेम्स वाले को 3 करोड़ है, कॉमनवेल्थ को 1.5 करोड़, 2 करोड़। तो ये चीज़ें खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ जो हमारे जो यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए और उनके परिवार वालों को प्रोत्साहन करने के लिए। जब हमने कुश्ती स्टार्ट की तो मेरा पूरा परिवार, मेरे माता पिता जी अध्यापक थे, मेरे दादाजी भी थे, तो टीचर लाइन से थे। तो उनके मन में थी कि भाई ये खेल तो कुश्ती तो करता है, इसका भविष्य क्या है? क्योंकि उस टाइम पे तो नौकरी ना कहीं से कोई अवार्ड नहीं, कुछ भी नहीं था। पर आज बच्चों के पेरेंट्स हैं जो वो खुद लेके जाते हैं कि भाई आप जाइए, क्योंकि भविष्य है उसमें, कुश्ती में, हर खेल में भविष्य है। अच्छे सरकार मान सम्मान भी देती है, नौकरी भी देती है। और मैं खुद का अनुभव बताता हूँ, किसी को मेरी बात अच्छी भी लग सकती है, बुरी लग सकती है, तो मेरा मानना है कि खिलाड़ी के लिए पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं है जी। अगर आप जब तक खेल करते हो ठीक है, उसके बाद आप किसी चौक चौराहे पे खड़े होते हो, लोग पब्लिक में आपका एक अच्छा पेश हो जाता है तो लोग आपसे उम्मीद करते हैं। आप किसी को रोक के किसी का चालान करोगे जब आपको मुश्किल, किसी से आप बात करो, किसी रैली में, किसी प्रोग्राम में किसी से आप बात नहीं कर सकते और उस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर सकते। कोई आपसे आगे सेल्फी मांगेगा तो आप सेल्फी देने में हिचकिचाओगे, आप बराबर में देखोगे कि मेरा एसपी या मेरा डीआईजी तो नहीं देख रहा है मेरे को, या अफसर तो नहीं है। तो खिलाड़ी का ना एकदम से नौकरी आती, 10 साल में डीएसपी की नौकरी की है, तो वो मैं खुद का अनुभव बताता हूँ। वो इस तरीके की मैंने कभी नौकरी की नहीं। उसके बाद हमारे बहुत से खिलाड़ी हैं जो नौकरी करते हैं। खिलाड़ी की एक दफ्तर तक तो ठीक है, उसके बाद वो पब्लिक उसमें आता है तो कोई भी मिले तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो चाहता है कि भाई ये तो वो खिलाड़ी है। मान लो कि ये तो भाई विजेंद्र है या ये अखिल कुमार है, ये जोगेंद्र है, इनको तो मैं जानता हूँ, अगर मेरा चलान माफ कर दे, चलान माफ कर दे तब मुश्किल, ना करे तब मुश्किल। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में फोटो सेल्फी खिंचाएं तब मुश्किल, हाँ तब ना खिंचाएं तब मुश्किल। और ऊपर से एक जो बेल्ट की नौकरी तो बड़ी कठिन होती है। किसी अफसर कोई, क्योंकि इसमें तो रूल कायदे कानून है, कोई एसपी आगे कुछ डांट मार दे, डीआईजी आगे डांट मार दे, और किसी कोई नेता के उसमें प्रोटोकॉल में लगे हैं तब भी मुश्किल है। तो इसलिए मेरा मानना है कि खिलाड़ी के लिए
अच्छी अलग अलग डिपार्टमेंट में, जैसे हमने पीछे बताया भी थी जी। कि हर डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है, उसमें चाहे डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर, हर डिपार्टमेंट में लगा दीजिए, वहाँ पे जो खिलाड़ी खेलों के लिए सबके लिए अच्छा कर सकता है। तो मैं ये, जहाँ तक मेरी खुद की सोच है, अगर कोई चाहता है कि मेरे को डीएसपी लगना है, एसपी लगना है, तो उसमें तो उनकी वो थे। हमारे भी मन था कि भाई मैं डीएसपी लगना है, पर जब डीएसपी लगे तो उसमें देखा उसमें कुछ नहीं मिला मैं। जी। अच्छा पहलवान जी, ये और बताइए कि कुछ ऐसे हमारे एथलीट इस बार भी जा रहे हैं और पिछले बार भी अनुभव ये रहा है कि वो अपना निजी कोच साथ ले जाना चाह रहे हैं, तो क्या ये उनकी डिमांड जायज़ है, लेजिटिमेट है? देखिए, उस हर चीज़ के एक दो पहलू हैं, अच्छा और बुरा। अगर आप प्रोटोकॉल के तहत देखोगे तो कुश्ती में 6 पहलवानों ने क्वालिफाई किया है, तो 6 के साथ अगर निजी कोच होगा तो 6 के साथ 6 कोच लगे होंगे, जो शायद आईओसी और ये जो ओलंपिक के ये कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसकी भी, मतलब अंदर खेल गांव में इतनी इजाज़त नहीं दे सकती। 113 का दल हमारा है, तो 113 के साथ सभी अपना निजी कोच चाहेंगे तो 113 उनके कोच होंगे, उनके 113 फिजियो होंगे, तो दल काफ़ी बड़ा होता है। आज तक अब हम भी 4 ओलंपिक खेला हूँ, तो निजी कोच हमारा कभी साथ नहीं गया। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास 3 कोटा है, 2 कोटा है तो 1 कोच जाएगा, 3 से ज़्यादा है तो 2 कोच जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या अंदर खेल गाँव में आप कैसे रुकोगे, आप रेसलिंग एरिना में कैसे किस तरीके से एंट्री करोगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें अलग अलग हैं। क्योंकि मैं 4 ओलंपिक खेला हूँ, कभी मेरा 4 में किसी में मेरा निजी कोच नहीं गया। हमारा जो विदेशी कोच होता है, 2 फेडरेशन जो भेजती थी, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो फेडरेशन होती है, जिसको कोई भी किसी भी खेल की हो, वो फेडरेशन वो करती है कि भाई ये कोच जाएगा, वो उसमें चीफ कोच हो, वो जो मतलब उसमें जो पहले से ही जो सिलेक्ट किए हुए होते हैं, और एक लॉन्ग लिस्ट रहती है, उसके बाद ये जाती हैं। पर जहाँ तक मेरा मानना है, देखो वो सरकार में ये चीज़ें, ये सुविधाएं हैं ये कि भाई सबके साथ जा सकता है निजी कोच, तो अच्छी बात है। हाँ, पर जहाँ तक मेरे को लगता है कि वो पॉसिबल ऐसा है नहीं। आपने मेडल जीता और आपके साथ एक बार भी निजी कोच नहीं गया, तो मन तो आपका भी रहा होगा अगर कोई ऐसा। देखिए, अब हम जैसे मैं था, सुशील था, हमारे साथ हमारा कोच अकेडमी के कोच कैंप में वो कोच रहते थे हमारे। पर वैसे ओलंपिक 2012 में आप देखिए, जो कोच मैच पे मेरे साथ थे उसमें वो मेरे कैंप के कोच थे, निजी कोच तो वो नहीं थे, पर वो कैंप के कोच थे, निजी कोच नहीं होता। अब जैसे अमन के साथ शायद उसका निजी कोच मेरे को नहीं लगता है। अब पूरा तो बात तो अभी जब ये आप कुश्तियाँ होंगी, जब आप देखोगे कि मैच पे कौन गया है, यहाँ से तो कैसे दुखी सुखी होके भेज देंगे वहाँ तक, पर वहाँ अंदर एंट्री, रेसलिंग एरिना में एंट्री कैसे पॉसिबल है, वो मायने रखती है। वो हर कार्ड, जो कार्ड मिलता है वो सभी कार्ड पे भी वो एंट्री अंदर नहीं होती, तो वो बस प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस एरिना होता है वहाँ तक ही वो होती है। रेसलिंग जो एरिना होता है उसमें किस तरीके से क्या है, उनके अलग से किस तरीके से पास बनवाए गए हैं, वो तो भारतीय ओलंपिक संघ को पता होगा, बोल रहे। जी जी। अच्छा पहलवान जी, जो पिछले दिनों विवाद हुआ उसमें हम डिटेल में तो जाएंगे नहीं, लेकिन क्या आप ब्रजभूषण को सही मानते हैं या कहीं ना कहीं इतने सवाल उठे हैं? तो देखिए, कुश्ती के लिए अगर आप देखोगे तो आज तक उससे ब्रजभूषण से अच्छा काम कुश्ती में किसी ने नहीं किया। कुश्ती के मेडलों की अगर आप बात करोगे, उसमें चाहे स्पॉन्सर की बात हो, चाहे टाटा मोटर्स को स्पॉन्सरशिप को लेके आना हो, JSW को लेके आना हो, रेसलिंग के अंदर ONGC को लेके आना हो, ये जो आरोप लगाए हैं इनका तो ये पहलवान जाने, वो जाने और वो कोर्ट जाने, कोर्ट फैसला करेगा। पर कुश्ती के लिए शायद, जहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि 2012 में वो आए थे, 12 से अभी तक 23 अभी तक रहे हैं, जो कुश्ती में जो आगे कुश्ती बढ़ाने का काम किया है, तो उससे पहले भी आप ये ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। इसमें कुश्ती के लिए बहुत अच्छा उन्होंने किया है। लेकिन एक साल में इस देश में 5-5-6 रैंकिंग सीरीज करवानी। जी, बस मेरा सवाल ये था कि बाहुबलियों को बुलाया जाता था वहाँ पर इवेंट्स वगैरह में, तो उन चीज़ों को थोड़ा संदेह में रहता कि भाई अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह के लोग आ रहे हैं, कहाँ पे कौन सी जगह बुलाया बाहुबलियों को? कई जगह के जो, क्योंकि उनका क्योंकि मैं तो रोहतक का पता है, रोहतक में जो आए, जिस तरीके से उनके साथ जो लोग दिखाई दे रहे थे, कुछ कंट्रोवर्शियल लोग भी स्टेज पर थे, और जिस तरह से कैश बांटा जा रहा था, वो ठीक है, उनका अपना तरीका होगा, लेकिन थोड़ा सा खेलों में अगर जितने
साफ सफाई से हो तो ज्यादा बेटर। देखिए बाहुबली का तगमा तो खुद उनके साथ भी लगा है। जी जी। तो वो चीजें साथी तो हाँ वो चीजें हम नहीं कह सकते। और वो खुद भी उन्होंने कबूल किया कि भाई हम पे ये इतने आरोप हम पे लगे थे, ये चीजें वो चीजें तो वो उसके लिए मैं बस एक चीज के लिए बात कर सकता हूँ कि मैं कुश्ती को आगे बढ़ाने में उन्होंने कुछ किया है नहीं किया। भारतीय कुश्ती को बढ़ाने में उनका बहुत ज्यादा योगदान है। कुश्ती बढ़ाने में उनको कोई नहीं झुठला सकता। ये ऑन रिकॉर्ड है कि उनके आने के बाद कितने मेडल हमने जीते हैं, कितना पैसा रेसलिंग फेडरेशन के अंदर लेके आए हैं। 2012 के 16 के बाद में टाटा मोटर्स आई है, JSW मतलब इसमें उन्हीं के लेके आए हैं। और जब पिछले 2-3 साल में जब से भी विवाद हुआ भारतीय कुश्ती मतलब चाइल्ड कमेटी के पास हो, और आज भी टाटा मोटर्स पीछे अब साथ नहीं है कुश्ती। आज कुश्ती के पास शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ आज कोई भी स्पॉन्सर कुश्ती के साथ नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा, तो वो लेके आए थे और फिर बच्चों के मेडल भी आए हैं। 2026 में जो कॉमनवेल्थ आ रहा है इसमें बता रहे हैं कि कुश्ती तो उसका हिस्सा है ही नहीं, तो ये चिंता की बात तो है। देखिए भारतीय पहलवानों के लिए ये हमारे लिए दुख की बात है हमारे साथ, और खासकर हरियाणा के लिए कि 6 लड़के जाते 6 लड़कियां जाती और तकरीबन सभी के मेडल आते हैं। मेडल टैली पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हम पहले 2 या 3 नंबर पे मेडल टैली में होते थे और एकदम आप 10, 11, 12 मेडल कम करते हो, जिसमें 5-6 7 से गोल्ड कम करते हो। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने भी जाते हैं सभी सोच के जाते हैं कि मेरा देश के लिए गोल्ड जीतना है, और सभी लगभग सभी के मेडल आते हैं। तो मेडल टैली पे फर्क पड़ेगा। हमारे पहलवानों को कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा। हरियाणा का मेडल टैली में भी योगदान हुआ था वो कम होगा, तो उसका दुख है। पर वो जो देश कराता है कॉमनवेल्थ गेम्स उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो कुछ गेम को ऐड करता है, किसको निकालता है। जी पहलवान जी, बिल्कुल लास्ट सवाल, उसके बाद हम इंटरव्यू को एंड करेंगे। आपके जो पुराने दोस्त हैं जो पिछले दिनों विवाद जो कुछ भी हो सोशल मीडिया पे हम लोग भी देख रहे थे, कभी उनको मिस करते, उनसे बात होती है कभी, या मन करता है कि यार दोबारा से पहले जैसा कुछ हो जाए? देखिए मैं अपनी ज़िंदगी पास्ट में नहीं जीता, मैं अपनी ज़िंदगी जीता हूँ आज में। और मैं एक चीज़ भगवान भी विश्वास रखता हूँ और अपने कर्म पे कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे से किसी का बुरा ना हो, अच्छा हो। और जो चीज़ें चली जाती हैं मैं उनको ना तो पकड़ने की कोशिश करता और ना उनको याद करने की कोशिश करता। मैं आज भी जीता हूँ, ये दिखता हूँ कि जो कल हो बेहतर हो। और मैं अकेडमी चलाए हुए हूँ अभी, उसमें चाहते हैं कि हमारे जो अखाड़े के जो बच्चे हैं। अकेडमी बता दो कहाँ पर है? मान लीजिए कोई हमारा ये रोहतक गोवाना रोड पे है। रोहतक से 20 किलोमीटर गिलोड़ गाँव है, मेन ऑन रोड है। क्या क्या फैसिलिटीज़ है वहाँ पे? अभी देखिए वो प्राइवेट एकेडमी किसी की भी, जहाँ तक मेरा मानना है प्राइवेट एकेडमी इस देश में किसी की भी नहीं होगी जैसी वो एकेडमी है। वो आप विजिट करके आइए, आप खुद देखोगे वो चीज़। तो गिलोड प्रॉपर ऑन रोड है? ऑन रोड है, हाँ। किस नाम से है? नाम वो मेरे नाम से ही है। अच्छा, आपके नाम से? हाँ हाँ, भगवान ने इतना अच्छा नाम दे रखा है तो अपने नाम से ही खोल। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बड़ा भगवान कौन है? नहीं सटार तो हमसे बड़े बहुत ज़्यादा है, पर भगवान ने ऐसी पहचान हमें खुद दे रखी है, तो फिर वो अपने नाम पे खोले, अपने गुरु के या अपने महापुरुष के नाम पे खोले। और वो तो उनका तो आशीर्वाद हमेशा साथ रहे आई है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे अकेडमी में बच्चे सिल्वर या ब्रॉन्ज नहीं, गोल्ड के लिए मेहनत करें। पहलवान जी, आपने हमें समय दिया, सारी डिटेल में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।